बवासीर की बीमारी हर दूसरे तीसरे इंसान में दिखाई देती है, जिससे कि एक आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। इसका मुख्य कारण कब्ज है। अगर हम पेट को साफ नहीं रखते, पेट में गैस बनती है, तेजाब बनता है, तो बवासीर होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि हमारी सीटिंग बहुत लंबी होती है, जिससे पसीना आता है और हम नीचे से भीग जाते हैं। ये सारे कारण हैं जिनसे बवासीर हो सकती है। पाइल्स, फिस्टूला और फिशर, ये 3 बीमारियां एक ही जगह होती हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है? बवासीर के अंदर मस्से हो जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। और फिस्टूला के अंदर एक जख्म हो जाता है जो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, जो अंदर टांगों तक भी जा सकता है, पैर तक भी जा सकता है, पेट तक भी जा सकता है। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है जिसके जरिए इंसान बिना ऑपरेशन के ठीक हो सके? मैम देखो, ऑपरेशन हर चीज़ का हल नहीं होता। बवासीर तो ऐसी सिंपल बीमारी है जिसको हम घर में खाने पीने से, रहने के अपना तरीका बदलने से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गर्ग, जो कि रिटायर्ड जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर रहे हैं, जो कि साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मैम, धन्यवाद। डॉक्टर गर्ग, आजकल पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी हर दूसरे तीसरे इंसान में दिखाई देती है, जिससे कि एक आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। इंसान रोज़मर्रा के काम ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे में आप ये बताएं कि ये बीमारी होती क्यों है और है क्या ये बीमारी आखिर? मैम, इसका मुख्य कारण कब्ज है। अगर हम पेट को साफ नहीं रखते, पेट में गैस बनती है, तेजाब बनता है, तो बवासीर होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल क्या होता है कि हम जल्दी की ज़िंदगी जीते हैं, बहुत शीघ्र में सारा कुछ करना होता है, तो हम अपने कपड़ों पे भी ध्यान नहीं देते। कई बार क्या होता है कि जो अंडर गारमेंट्स हैं वो भी हम भीगे बदन ही डाल देते हैं और कपड़े भी गिले होते हैं। या कई बार क्या होता है कि हमारी सीटिंग बहुत लंबी होती है, जिससे पसीना आता है और हम नीचे से भीग जाते हैं। ये सारे कारण हैं जिनसे बवासीर हो सकती है। अकेली बवासीर नहीं, इससे रिलेटेड जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी हो जाती हैं। इसमें बवासीर होती क्या है? इसमें गुदा मार्ग से आदमी के खून आने लगता है। कईयों के खून आता है, जिसमें खून आता है उसको हम खूनी बवासीर कहते हैं। और कईयों के नीचे खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है, पखाना बहुत मुश्किल से पास होता है, उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। पाइल्स, फिस्टूला और फिशर, ये 3 बीमारियां एक ही जगह होती हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है? तीनों को हम एनोरेक्टल डिजीज कहते हैं। बवासीर के अंदर मस्से हो जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। दूसरी होती है फिशर। फिशर में क्या होता है, एक जख्म हो जाता है, एक तरेड़ बन जाती है गुदा के अंदर। जब हमें पखाना थोड़ा खुश्क पास होता है तो उससे वो छिल जाता है। और फिस्टूला के अंदर एक जख्म हो जाता है जो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, जो अंदर टांगों तक भी जा सकता है, पैर तक भी जा सकता है, पेट तक भी जा सकता है। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आम इंसान सोचता है कि क्या डॉक्टर के पास जाना, घर पे ही ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर सीधा सीधा ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, जिसमें कि खर्चा भी काफ़ी होता है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है जिसके जरिए इंसान बिना ऑपरेशन के ठीक हो सके? मैम देखो, ऑपरेशन हर चीज़ का हल नहीं होता। आजकल एक मार्केट बन गई है, कंपनियों को भी पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। हर चीज़ की सर्जरी के पीछे हम भागते हैं। कभी हमने सोचा है कि हमारी आंख में दर्द हो रहा है, कब हम उसको सर्जरी करा के निकलवा दें? हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको किसी न किसी तरह ठीक किया जा सके। बवासीर तो ऐसी सिंपल बीमारी है जिसको हम घर में खाने पीने से, रहने के अपना तरीका बदलने से ठीक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम जो भी कुछ खाते थे प्लानिंग के साथ खाते थे। हमने घरों में देखा है, हमारे बुजुर्ग माता जी और वो पहले दिन ही भिगो के तैयारी कर लेते थे कल को क्या बनना है। लेकिन आजकल क्या हो गया,
आजकल हम सारी चीज़ स्वाद के मुताबिक खाते हैं, जो सामने आ गया चट, जो सामने आ गया खा लिया। तो इन चीज़ों से ये बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेज होता जाते हैं। जितनी बीमारी फैलती है वो इसीलिए फैलती है कि जो हमारा खाना पीना रहना है वो प्लान्ड तरीके से नहीं है, युक्ति संगत नहीं है वो। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देख के खाना चाहिए कि हमारी बॉडी को क्या फिट कर बैठता है, हमें कौन सी चीज़ कब खानी है। जैसे हम दही हैं, दही को हम आगे कहते थे कि इसको रिड़क के खाओ, आधा फेंट के खाओ, माठा बना के खाओ, और रात को ना खाओ, दिन में खाओ। ये सारी चीज़ें शास्त्रोक्त हैं जो युक्ति से की गई थी, और उनमें होता था कि जीरा डाल लो, धनिया डाल लो। आजकल हम इन चीज़ों को भूल गए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? एक तो हमें अपना रहने का तरीका बदलना चाहिए। अगर हम सिटिंग जॉब करते हैं तो सिटिंग के लिए हमें मान लो 2 घंटे बैठ के फिर बीच में से 10 मिनट उठ जाओ। ये नहीं कि 8 घंटे लगातार सिटिंग दे रहे हैं। अब कोई ट्रक ड्राइवर है, उसकी तो समस्या हो सकती है, लेकिन आम आदमी की कोई समस्या नहीं है कि वो ऑफिस में वो सारा दिन बैठा रहे। वो तो बीच में उठ के थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकता है, 10 मिनट खड़ा होकर भी कंप्यूटर चला सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नंबर 2 पे उसने क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये प्लान कर सकता है वो। जब हम अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करके थोड़ी सी प्लानिंग से चलेंगे, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमारे कई दर्शक पूछते हैं कि जब किसी को पाइल्स हो जाए, फिस्टुला हो या फिर फिशर हो, तो उन्हें क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? पाइल्स के अंदर वैसे हम इसकी 4 स्टेज मान के चलते हैं। पहली स्टेज के अंदर क्या होता है कि आदमी को ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, लेकिन उसको मस्से की फीलिंग नहीं होती। दूसरी स्टेज के अंदर उसका मस्से बाहर आते हैं, ब्लड भी आता है, अपने आप अंदर चले जाते हैं। तीसरी स्टेज के अंदर उसके मस्से बाहर आते हैं, आदमी को हाथ लगा के अंदर करने पड़ते हैं, वो आराम से अंदर चले जाते हैं। चौथी स्टेज हम बोलते हैं कि ये प्रोलैप्स हो गई, मस्से बाहर आगे दोबारा अंदर ही नहीं जाते। तो इन स्टेजों पे हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी स्टेज कौन सी है। पहली 2 या 3 स्टेज तो हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लास्ट स्टेज में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसमें हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? जैसे हमने लस्सी पीनी है, दही खाना है, दही को रिड़क के उसमें थोड़ी काली मिर्च और धनिया डाल के या जीरा डाल के, हम भुना हुआ जीरा डाल के खा सकते हैं। नंबर 2 पे रात को हम कम से कम खाएं, रात का खाना जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खाया जाए। और नंबर 3 पे जो हमारे पास ताज़ी सब्जियां आती हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, उनका हम जितना उपयोग करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया काम करेंगी। बवासीर के अंदर 2 चीज़ें मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा। एक तो जीमीकंद, जीमीकंद की हम जितनी भी सब्जी बना के तल के उसको सब्जी बना के खाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया असर करेगा। वो एक किस्म की इसकी औषधि है, उसको हम डाइट नहीं गिनते, उसको एक दवा गिनते हैं हम। गुजरात में जीमीकंद को सूरन के नाम से बोला गया है, तो वहाँ पे सूरन मोदक के नाम पे एक दवा बनती है जो बवासीर, भगंदर, फिस्टुला, इन सभी के बीच में बढ़िया काम करती है। और मसरी की दाल, मसूर तो हम घरों में आम यूज करते हैं, मूंगी मसरी होगी, मसूर होगी, इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे उतना इस बीमारी से बचा जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो बासी चीज़ें हैं, फ्रिज में पड़ी हैं, उनको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ फ्रिज में से निकाल के खाते हैं जो हमारी डाइजेशन को ख़राब करती हैं। नंबर 2 पे जो बासी चीज़ें वैसे बाहर भी पड़ी हैं उनका भी कम से कम उपयोग करना चाहिए। तेज़ मिर्च मसाला हो गया, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें होगी, इन सभी को हमें कम से कम खाना चाहिए। और कसरत और सैर भी हमें करनी चाहिए। अभी आपने बात करी कि सीजनल फल और सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। सीजनल फल और सब्जियां इंसान खा तो लेता है, लेकिन पेस्टिसाइड उनमें बहुत डला होता है, तो ऐसे में क्या पेस्टिसाइड का असर इंसानी शरीर पर नहीं होगा? पेस्टिसाइड का असर इंसानी शरीर को बहुत बुरी तरह से ख़राब कर रहा है। जैसे हमारे पास किडनी फेल्योर, रीनल फेल्योर के केसेज आते हैं, लीवर के केसेज आते हैं, ये सारे पेस्टिसाइड की देन है। कैंसर के केसेज आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई सब्जी आई, उसको हमने गर्म पानी में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको धो लिया। जितना हम उसको धोएंगे उसका असर कम होगा, उसके बाद बनाया जाए, तो हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। सब्जियां तो ज़रूरी हैं, लेकिन प्रिकॉशन भी ज़रूरी है कि उनको जितना हम साफ़ करके खाएं उतना हमारे फ़ायदे में है। क्या बवासीर से बचने की कोई सिंपल दवाई भी है? दवाइयाँ तो मार्केट में बहुत हैं, लेकिन हम घर में भी बना के कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे हम
रीठा, अरिस्टक बोलते थे जिसे, रीठे हम कपड़े धोने के काम लाते थे, सिर को धोने के काम लाते थे, इसका छिलका उतार के इसकी भस्म बना ली जाए। और कत्था जो हम पान में अक्सर लगा के खाते हैं, तो रीठा और कत्था को बराबर मात्रा में लेके, मान लो एक मक्की के दाने जितना दोनों का मिश्रण ले लिया, उसको मलाई या मक्खन में मिला के खाया जाए सुबह शाम, तो ये खूनी और बादी दोनों बवासीरों को ठीक कर सकता है। खाने की डाइट तो जो मैंने बताई है वो तो खानी ही है, लेकिन उसके साथ अगर इसको भी लिया जाए तो ब्लीडिंग भी एकदम से बंद हो जाती है और मस्से भी श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। ये भगंदर और फिशर और फिस्टुला में भी बहुत बढ़िया असर करती है। आपके हिसाब से पूरे दिन की दिनचर्या किस टाइप की होनी चाहिए? सबसे पहले तो आदमी को प्रातः जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद उसको बासी मुंह का मतलब बिना कुरली किए उसको पानी पीना चाहिए, ताकि उसके मुंह में जितना भी सलाइवा है, जो भी है, सारा कुछ अंदर चला जाए, वो डाइजेस्ट कर सके उसे। उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट ताज़ा लेना चाहिए, रात का कुछ नहीं खाना चाहिए। दिन में जो मर्जी जो घर से बना के खा सकता है खाए, और रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खाना चाहिए, ताकि जब वो बेड पे जाए तब तक वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको मधुमेह, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से वैसे ही बचाया जा सकता है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को या एक आम इंसान को ज़िंदगी सही तरीके से जिए, इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए। बाकी काम तो चलते रहेंगे, जब तक हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे उतनी देर हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो जो मैंने बोला है कि पानी सुबह उठ के पीना ही चाहिए, रात का खाना बहुत जल्दी खाना चाहिए, और उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, अगर 1 घंटा भी हमने अपने लिए निकाल लिया तो हम फिजिकली फिट रहेंगे, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गर्ग, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।